क्योर फूड्स। दोस्तों ये वही कंपनी है जो ईट फिट, केक जोन, फ्रोजन बॉटल, नोमैड, पिज्जा जैसे ब्रांड्स चलाती है। और अब ये कंपनी अपना आईपीओ ला रही है जिसमें 800 करोड़ का फ्रेश इशू है। ये कंपनी इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग क्लाउड किचन ऑपरेटर्स में से एक है। जहां फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी की रेवेन्यू अराउंड 89 करोड़ थी, वहीं फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी की रेवेन्यू 745 करोड़ हो गई। ये 3 साल में एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ है एंड अब आगे भी ग्रो करते रहने के लिए कंपनी फंड्स उठा रही है। तो हमने सोचा क्यों ना इसी कंपनी के एनालिसिस के बहाने क्लाउड किचन स्पेस को थोड़ा डीपली देख लिया जाए और साथ ही साथ समझ लिया जाए कि कंपनी फंड्स रेस करके कौन से सेगमेंट में इन्वेस्ट करने का सोच रही है, प्लस उन सेगमेंट्स में कैसे रिस्क हैं, कैसे मार्जिन हैं, ये सारी बातें समझ ली जाए। दोस्तों मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन और मैं हर सैटरडे आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूं। आज के वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम कंपनी की ओरिजिन स्टोरी और क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल को समझेंगे। पार्ट 2 में हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि कंपनी के रेवेन्यूज और मार्जिन्स कैसे हैं। पार्ट 3 में हम कंपनी के आईपीओ प्लान्स को एनालाइज करेंगे। कंपनी फ्यूचर में कैसे ग्रो करने का प्लान कर रही है वो देखेंगे और फिर फाइनली हम कंपनी के चैलेंजेस पर भी एक नजर डालेंगे। वीडियो में बहुत सारे इनसाइट्स हैं तो आप लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं। ऐसे तो क्योर फूड्स 2020 में इनकॉर्पोरेट हुआ, बट इन रियलिटी कंपनी की कहानी उसके पहले ही शुरू हो चुकी थी 2016 में, जब फ्लिपकार्ट के एक्स सीएक्सओज अंकित नागोरी और मुकेश बंसल ने मिलकर कल्ट फिट बनाया, एक ऐसा हेल्थ एंड वेलनेस प्लेटफॉर्म जिसमें जिम्स, मेंटल वेलनेस और हेल्दी फूड ब्रांड ईट फिट भी था। कंपनी ने ग्रो करना शुरू ही किया था कि 2020 में पैंडेमिक आ गया। जितने भी फिजिकल टच पॉइंट्स वाले बिजनेस थे सफर करने लगे। कोविड की वजह से फूड मार्केट में एक गैप क्रिएट हो गया। पुराने प्लेयर्स मार्केट से बाहर हो गए एंड नए फूड बिजनेस ऑपरेटर्स मार्केट में आने लगे। क्लाउड किचन मॉडल भी मोमेंटम गेन करने लगा। ये एक लार्ज स्केल फूड बिजनेस बनाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन कल्ट फिट के अम्ब्रेला में सिर्फ हेल्दी मील्स ही ऑफर किया जा सकता था। इससे फूड बिजनेस में स्केल बिल्ड करने में डिफिकल्टी होती। तो शायद इसीलिए अंकित नागोरी ने 2020 में ईट फिट को एक दूसरे कंपनी के अंडर स्पिन ऑफ कर दिया और ऐसे हुई क्योर फूड्स की शुरुआत। और यहां से क्योर फूड्स ने एक मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन मॉडल पे काम करना शुरू किया। ब्रांड्स को ग्राउंड्स अप बिल्ड करने की जगह कंपनी ने एक्विजिशंस की स्ट्रेटजी यूज की। 2021 में उन्होंने केक जोन, ओलियो पिज्जा और नोमैड पिज्जा में स्टेक्स एक्वायर किए। 2022 में शरीफ भाई और फ्रोजन बॉटल में स्टेक्स लिए और 2023 में मिलेट एक्सप्रेस भी एक्वायर किया। रिसेंटली 2024 और 2025 में कंपनी ने एक्विजिशंस के थ्रू साउथ, वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में क्रिस्पी क्रेम के फ्रेंचाइजी राइट्स भी ले लिए हैं। बट एग्जैक्टली इस मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन मॉडल से क्योर फूड्स को कैसे फायदा हो सकता है? कंपनी को इस मॉडल के 3 बेनिफिट्स दिखते हैं। एक एक करके देखते हैं उन्होंने अपने आईपीओ डॉक्यूमेंट्स में भी इस मॉडल के लिए क्या बताया है। सबसे पहला बेनिफिट कि क्लाउड किचन मॉडल काफी कॉस्ट एफिशिएंट और कैपिटल लाइट है। क्लाउड किचन्स को डाइन इन स्पेस, फैंसी इंटीरियर्स या प्राइम हाई स्ट्रीट लोकेशन की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब कम स्पेस, कम रेंट, कम सेटअप कॉस्ट। जहां एक ट्रेडिशनल डाइनिंग रेस्टोरेंट को 1000 to 3000 स्क्वायर फीट चाहिए होता है, वहीं एक बड़ा क्लाउड किचन 400 to 1500 स्क्वायर फीट में चल सकता है। और जहां इतने बड़े ट्रेडिशनल डाइनिंग रेस्टोरेंट्स को सेटअप करने में 1-2 करोड़ रुपए लग जाते हैं, वहीं एक क्लाउड किचन 25 से 30 लाख रुपए में सेटअप किया जा सकता है। मल्टी ब्रांड किचन होने से कंपनी बल्क सोर्सिंग कर सकती है, किचन यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो सकता है, रेंट कम लगता है। तो ओवरऑल क्यूएसआर के कंपैरिजन में या ओवरऑल एक बड़े डाइनिंग सेटअप के कंपैरिजन में ऑपरेटिंग कॉस्ट्स भी देखें तो 30 to 40% कम हो जाते हैं। मल्टी ब्रांड होने का एक और फायदा है, कंपनी मल्टीपल क्विजीन्स अलग अलग मील स्लॉट्स के हिसाब से ऑफर कर सकती है। अलग अलग मील टाइप और क्विजीन अलग अलग ब्रांड्स के अंदर होने से कंपनी अलग अलग मार्केट सेगमेंट को शार्पली टारगेट कर सकती है एंड ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर सकती है। टेक्निकल टर्म्स में बोले तो डिस्कवरेबिलिटी और रिपीट रेट बढ़ा सकती है। प्लस अलग अलग ब्रांड्स होने से किचन में आइडल टाइम भी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। रेड सीयर के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में क्लाउड किचन का एवरेज डेली रेवेन्यू डाइन इन फोकस्ड कंपनी से 25% ज्यादा था। रेड सीयर के इस रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि क्लाउड किचन्स को सेटअप करना डाइन इन रेस्टोरेंट सेटअप करने के कंपैरिजन में रिलेटिवली ईजियर है। जहां एक डाइन इन रेस्टोरेंट को सेटअप करने में 6 to 12 मंथ्स लगते हैं, वहीं एक क्लाउड किचन सेटअप करने में बस 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। और इसी रीजन से क्योर फूड्स इतना फास्ट ब्रांड्स को अक्वायर और स्केल कर पा रही है। कॉस्ट एफिशिएंसी, हाई रेवेन्यू पोटेंशियल और एजिलिटी के साथ साथ क्लाउड किचन्स में ग्रोथ का भी पोटेंशियल हाई है। इंडिया का ओवरऑल फूड सर्विस मार्केट देखें तो वो 6.6 लाख करोड़ का है। 2030 तक ये 13 to 17%
20% पर एनम के रेट से ग्रो करेगा और इसमें ऑनलाइन फूड डिलीवरी सबसे फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी है। 2030 तक ये कैटेगरी 17 to 22% CAGR से ग्रो करेगा। और इस पूरे मार्केट एक्सपेंशन और मार्केट ग्रोथ के 3 मेजर रीजंस दिखाई दिए हैं। स्मार्टफोन्स ने फूड ऑर्डरिंग को फ्रिक्शनलेस बना दिया है। डुअल इनकम हाउसहोल्ड्स और बिजी लाइफस्टाइल ने कन्वीनियंस डिमांड को बूस्ट किया है और जोमेटो स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने किसी भी ब्रांड को न्यू एरिया या न्यू सिटी में लॉन्च करना रिलेटिवली इजी कर दिया है। पर क्या ये सारे बेनिफिट्स क्योर फूड्स के फाइनेंशियल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं? क्या कंपनी के नंबर्स भी रोबस्ट हैं? चलिए देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में क्योर फूड्स का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बस 89 करोड़ रुपीस था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़ के 382 करोड़ रुपीस हो गया। मतलब 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। बट कंपनी रिसेंटली ही इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ये ग्रोथ लोअर बेस इफेक्ट की वजह से थोड़ा ज्यादा हाई दिख रहा है। प्लस एक्विजिशंस ने भी कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज को इंक्रीज कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 585 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल ईयर 25 में 745 करोड़ हो गया। लास्ट 2 इयर्स में क्योर फूड्स ने ब्रांड एक्विजिशंस रिड्यूस कर दिया है और अब उसका ऑर्गेनिक ग्रोथ थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है। कंपनी की एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी लास्ट 2 इयर्स से 10% से ग्रो कर रही है। 2025 में ये 408 रुपीज थी, पर प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक आई नहीं है। कंपनी लास्ट 5 इयर्स से नेगेटिव इबिडा और नेगेटिव पैट पे ऑपरेट कर रही है। 2025 में क्योर फूड्स का इबिडा -7.72% था और पैट -22.79% था। लास्ट 2 सालों में लॉसेस कम जरूर हुए हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, डिलीवरी कमीशंस और हेवी मार्केटिंग बर्न मार्जिन्स पे प्रेशर डाल रहे हैं। अगर हम कुछ और लिस्टेड QSR ब्रांड ऑपरेटर्स को देखें जो डाइन इन रेस्टोरेंट्स भी रन करते हैं, उनका EBITDA मार्जिन 10 to 20% के रेंज में रहता है। जुबिलेंट फूडवर्क्स का EBITDA मार्जिन 19% है, दिव्यानी इंटरनेशनल का लगभग 10%, सफायर फूड्स का 17% और वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड का 13%। पर वहीं क्योर फूड्स का EBITDA मार्जिन अभी भी -7 से 8% के बीच में है। थ्योरेटिकली क्लाउड किचन बिजनेस में जो हमें स्ट्रेंथ्स दिख रहे हैं, वो अभी तक तो प्रॉफिट्स में ट्रांसलेट होना चालू नहीं हुए हैं। रिबेल फूड्स, जो कि क्लाउड किचन स्पेस में इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, उसका हाल भी कुछ क्योर फूड्स जैसा ही है। वो भी मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन मॉडल पे ऑपरेट करता है। कंपनी फासोस, बेरहोस बिरयानी, अवन स्टोरी जैसे एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स रन कर रही है। 2024 में रिबेल फूड्स का रेवेन्यू क्योर फूड्स का 2.5 टाइम्स था, अराउंड 1400 करोड़ रुपीस। बट EBITDA मार्जिन दोनों का लगभग सेम ही था, -26 to 30%। सो बेसिकली इंडिया में क्लाउड किचन स्पेस ने अभी तक प्रॉफिट्स तो नहीं देखे हैं एट दिस लार्ज स्केल। शायद ये बात कंपनी को भी रियलाइज हो रही है। क्योर फूड्स का मेजर रेवेन्यू आज के दिन क्लाउड किचन बिजनेस से आ रहा है, बट उसके बाकी 2 सेगमेंट्स, रेस्टोरेंट्स एंड कियोस्क्स, फास्टर ग्रो कर रहे हैं और अब वो अपना मॉडल मॉडिफाई कर रहे हैं। IPO डॉक्यूमेंट पढ़ के तो लग रहा है कि कंपनी सिर्फ क्लाउड किचन बिजनेस पे फोकस कर रही है, बट जब हम कंपनी का डेटा देखते हैं तो समझ आता है कि रेस्टोरेंट्स एंड कियोस्क्स भी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं। ये चार्ट देखो, क्योर फूड्स के रेस्टोरेंट्स और कियोस्क्स के नंबर्स ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं। 2023 में 74 आउटलेट्स थे और अब 2025 में 221 आउटलेट्स हैं। और 2025 के रेवेन्यू नंबर्स का भी ब्रेकडाउन देखें तो रेस्टोरेंट्स एंड कियोस्क का रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज क्लाउड किचन से ज्यादा है। हालांकि ये काफी छोटे बेस पे है। अगर आप कंपनी का रेवेन्यू शेयर फ्रॉम क्लाउड किचन बिजनेस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी देखोगे तो ये लास्ट 3 इयर्स से डिक्लाइन कर रहा है एंड रेस्टोरेंट्स एंड कियोस्क बिजनेस का बढ़ रहा है। 2023 में क्लाउड किचन से रेवेन्यू लगभग 80% था। 2025 में ये शेयर गिर के 66% हो गया है, यानी अब कंपनी का 1/3 रेवेन्यू रेस्टोरेंट्स और कियोस्क से आने लगा है। अब आप कंपनी का फंड यूटिलाइजेशन प्लान भी देखो, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कंपनी IPO के फ्रेश प्रोसीड्स को क्लाउड किचन के सेटअप से ज्यादा रेस्टोरेंट्स और कियोस्क के सेटअप में यूज करने वाली है। ओवरऑल कंपनी 800 करोड़ के फ्रेश इश्यूज करेगी एंड उसमें से कंपनी ने 520 करोड़ का यूटिलाइजेशन प्लान बताया है। इस 520 करोड़ में से 200 करोड़ एक्सपेंशन ऑफ किचन्स, रेस्टोरेंट्स और कियोस्क में जाएगा। इस 200 करोड़ का भी हमने एक टेबल में ब्रेकअप बनाया है। DRHP के हिसाब से कंपनी 58 करोड़ रुपीस रेस्टोरेंट सेटअप करने में और 42 करोड़ रुपीस कियोस्क सेटअप करने में लगाएगी। ये मिलाकर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद कंपनी 42 करोड़ क्रिस्पी क्रेम थिएटर सेटअप करने में इन्वेस्ट करेगी। ये भी नॉन क्लाउड किचन बेस्ड बिजनेस मॉडल है। तो बेसिकली 142 करोड़ आउट ऑफ 200 करोड़ नॉन क्लाउड बिजनेस में जाएगा। फिर फाइनली 50 करोड़, जो कि ओवरऑल फ्रेश इशू के
40% से भी कम है वो क्लाउड किचन एक्सपेंशन में जाएगा। तो इससे क्लियरली समझ आ रहा है कि कंपनी एक ओमनी चैनल फूड सर्विस कंपनी बनने की तरफ जा रही है और उनका डिपेंडेंस ऑन क्लाउड किचन बिजनेस वो कम करने का कोशिश कर रही है। ये मॉडल कंपनी के लिए कंपैरेटिवली न्यू टेरिटरी है। डाइन इन में स्टोर रेंटल्स, फिट आउट्स, फुटफॉल मैनेजमेंट जैसे चैलेंजेस आते हैं और ये डिलीवरी फर्स्ट बिजनेस के कोर्स से अलग स्किल सेट डिमांड करता है। अगर ये शिफ्ट सक्सेसफुल हुआ तो क्योर फूड अपना ब्रांड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करेगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये एक डिस्ट्रैक्शन बन सकता है जो कैपिटल और बैंडविड्थ दोनों कंज्यूम करेगा। और तो और 200 करोड़ के एक्सपेंशन प्लान में से 77 करोड़ रुपीस कंपनी सिर्फ क्रिस्पी क्रेम में इन्वेस्ट करने वाली है। दिसंबर 2024 में क्योर फूड्स को क्रिस्पी क्रेम के फ्रेंचाइजिंग राइट्स साउथ एंड वेस्ट इंडिया के लिए मिल गए थे। फिर मई 2025 में कंपनी को नॉर्थ इंडिया के लिए भी राइट्स मिल गए। ये वैसा ही फ्रेंचाइजी मॉडल है जिसपे जुबिलेंट फूडवर्क्स ने इंडिया में डोनट ब्रांड डंकिन लॉन्च किया था, विच इन्वॉल्व्स फिजिकल सेटअप। बट कंपनी बस क्रिस्पी क्रेम पे ही बेट नहीं ले रही। कंपनी अपने 2 इन हाउस हाई रेवेन्यू जनरेटिंग ब्रांड्स शरीफ भाई और ओलियो पिज्जा पे भी फोकस इंक्रीज कर रही है। शरीफ भाई कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 20% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें कंपनी 47 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी और ओलियो पिज्जा जो कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 15% कंट्रीब्यूट करता है, उसको एक्सपैंड करने में कंपनी 46 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। कंपनी का मेजर फोकस अब टियर 2 और टियर 3 में ऑफलाइन एक्सपेंशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अपने एग्जिस्टिंग मार्केट्स में भी क्योर फूड्स अपने कियोस्क्स और रेस्टोरेंट्स की डेंसिटी बढ़ाना चाह रहा है। बेसिकली क्लाउड किचन मॉडल पे स्पीड से ग्रो करने के बाद कंपनी को अब ग्रेजुअली ऑफलाइन डेप्थ बिल्ड करने में मेरिट दिखने लगा है। उनको समझ आ गया है कि ब्रांड अवेयरनेस और स्टिकीनेस के लिए कस्टमर का माइंड शेयर कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सिर्फ क्लाउड किचन मॉडल पे रह के नहीं होगा। उसके लिए ऑफलाइन कियोस्क और रेस्टोरेंट्स होना बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल जो दिखता है वही तो बिकता है। तो डायरेक्शनली हमें समझ आ गया है कि क्योर फूड्स अपना ऑफलाइन फोकस बढ़ाने वाली है, बट उसके साथ साथ कंपनी 2 और चीजें ट्राई कर रही है। पहला, इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपेंशन। कंपनी ने 2024 में ही यूएई में शरीफ भाई लॉन्च कर दिया था। अब वो इंटरनेशनली और एक्सपैंड करना चाहते हैं। दूसरी चीज जो कंपनी ट्राई कर रही है वो है क्विक कॉमर्स टैप करना। इसके लिए क्योर फूड्स पैकेज्ड फूड सेगमेंट में एंट्री लेने का प्लान कर रही है। ये सारी चीजें कंपनी के कैश फ्लोज एंड मार्जिन्स को इंप्रूव करने के लिए किए जा रहे हैं। अनब्रांडेड टू ब्रांडेड, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, फूड सेक्टर में ये सब एक इमर्जिंग थीम है। बट इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, स्पेशली फॉर क्योर फूड्स टाइप के बिजनेसेस। सबसे पहला चैलेंज है जोमैटो और स्विगी पे डिपेंडेंसी। कंपनी का अराउंड 80 to 85% सेल्स इन्हीं प्लेटफॉर्म से आ रहा है, जिसका मतलब है हाई कमीशन कॉस्ट्स। क्योर फूड्स अपने नेट सेल्स का 18 to 22% इन प्लेटफॉर्म्स को देती है एज कमीशन एंड सर्विस चार्ज बिफोर जीएसटी। इसके ऊपर से जीएसटी भी लगता है जिसका इनपुट इन लोगों को मिलता नहीं है। इसके ऊपर से इन प्लेटफॉर्म्स पे विजिबिलिटी बढ़ा के रखने के लिए रेगुलर एड स्पेंड्स करना पड़ता है जो वापस मार्जिन्स खा जाते हैं। अगर ये स्पेंड्स ना करो तो डायरेक्ट इंपैक्ट रेवेन्यू पे पड़ जाता है। दूसरा चैलेंज जो हमने पहले भी मेंशन किया है वो है ऑफलाइन स्टोर एग्जीक्यूशन। क्रिस्पी क्रेम के आउटलेट्स क्योर फूड्स के लिए एक नया मॉडल है। अगर लोकेशन सिलेक्शन, प्राइसिंग या ऑपरेशंस में थोड़ी भी चूक हुई तो हाई केपेक्स कंपनी के लिए संक कॉस्ट बन सकता है। इंडिया में डोनट फ्रेंचाइजीज ट्रिकी रहे हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स को 2012 में डंकिन ब्रांड के इंडिया के एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजिंग राइट्स मिले थे, बट लॉसेस और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज के कारण 2018 तक उनको अपने आधे से भी ज्यादा स्टोर्स बंद करने पड़ गए थे। 2022 में डंकिन ने अपने रीब्रांडेड रेस्टोरेंट्स लॉन्च किए, पर अभी भी जुबिलेंट के लिए डंकिन प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। और तो और ना, इस सेगमेंट में मार्केट में कंपटीशन भी हाई है। प्रीमियम डेजर्ट कैटेगरी में थियोब्रोमा जैसे ब्रांड्स क्रिस्पी क्रेम से compete कर रहे हैं। लोकल बेकरीज ने मास मार्केट कैप्चर किया हुआ है। तो बहुत सारे सेगमेंट्स रह नहीं जाते हैं जिसमें एकदम ओपन फील्ड हो एंड फटाफट एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी हो। क्योर फूड्स के बाकी ब्रांड्स के लिए भी कंपटीशन रिस्क है। एक लोकल फूड ब्रांड लॉन्च करना एंड उससे स्विगी एंड जोमैटो पे लाइव करना रिलेटिवली ईजी हो गया है। तो मार्केट में लगातार न्यू एंट्रेंट्स आते रहते हैं एंड कंज्यूमर्स को भी नई चीजें ट्राई करने का शौक रहता है। उसकी वजह से डिजिटल ओनली ब्रांड्स को एक काफी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना पड़ता है। कस्टमर लॉयल्टी लो होने की वजह से स्विचिंग इजी है, जो लॉन्ग टर्म रिटेंशन को चैलेंज करता है। शायद इसीलिए क्योर फूड्स अपना ऑफलाइन प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये थी क्योर फूड्स की कहानी। एक ऐसी कंपनी जो पिछले 5 सालों में इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन ऑपरेटर्स में से एक बन गई है। और अब ये कंपनी आईपीओ के जरिए अपने अगले ग्रोथ फेज के लिए कैपिटल रेज कर रही है। क्योर फूड का मॉडल स्केल और ब्रांड डाइवर्सिटी तो ऑफर करता है, लेकिन साथ ही प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर और ऑफलाइन स्टोर एग्जीक्यूशन जैसे चैलेंजेस भी प्रेजेंट करता है। लॉन्ग टर्म में ओवरऑल सेक्टर तो एक ग्रोथ साइकिल पे है,
लेकिन हाई एग्जीक्यूशन रिस्क है कोई भी क्लाउड किचन बिजनेस में। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कंपनी अपना ये ओमनी चैनल मल्टी ब्रांड अप्रोच वर्क करवा पाएगी? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।